नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी, इन तीन मुद्दों पर जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। गांधीवादी चरण हमने शुरू किया था। गांधीवाद को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसी गांधीवाद में हमें कुछ आंदोलनों का जिक्र करना है ना, जिसमें तीन आंदोलनों की चर्चा हम लोग करेंगे। गांधीवाद चरणों में हम लोगों ने मुख्य रूप से सबसे पहले चंपारण चंपारण मूवमेंट की बात की थी, है ना। फिर हमने जो है रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह पर चर्चा की। और इसके बाद जो है हम लोग खिलाफत आंदोलन पर चर्चा करेंगे, है ना। इसी के साथ जुड़ा हुआ है असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन, है ना। और स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी, इन सारी घटनाओं को लेकर के हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हमने चंपारण आंदोलन, है ना, इसको कवर किया था। और इसी समय जो है हम लोगों ने अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, इनको भी कवर किया 1918 में, है ना। मार्च 1919 का मामला ये है ना। ये भी 1919-20 का मामला है, 1920 और 1923। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग एक क्रम में बात कर रहे थे। इसी क्रम में फिर हम लोग जो है स्वराज पार्टी और उसके बाद की घटनाओं को जिक्र करेंगे, और फिर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार से हम लोग जो है गांधीवाद आंदोलन और उनके चरणों की चर्चा विस्तार से करेंगे। आज हम लोगों को जो है खिलाफत आंदोलन पर डिस्कस करना है। तो जिसको हम खिलाफत मूवमेंट कह रहे हैं, खिलाफत आंदोलन कह रहे हैं, उस आंदोलन के कारण क्या थे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, है ना, 1914 से लेकर के और 1918 तक का ये मामला था, जिसमें पूरा वर्ल्ड दो है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तरफ ब्रिटेन है, दूसरी तरफ जर्मनी है। ब्रिटेन की तरफ फ्रांस है, अमेरिका है ना, और रूस है एक तरफ। दूसरी तरफ जो जर्मनी है, ब्रिटेन और जर्मनी, इन दोनों के साथ पूरा वर्ल्ड जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। विश्व दो भागों में बट गया। उसी में मामला तुर्की को लेकर के था कि जब प्रारंभ में जब तुर्की की बात की जा रही है, तो तुर्की जब ब्रिटेन में शामिल हुआ तो उसके कुछ चीज़ें देने की बात कही थी, कुछ क्षेत्र देने की बात कही थी ब्रिटेन के द्वारा। लेकिन जब ब्रिटेन युद्ध जीत गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ब्रिटेन के पक्ष में रहा मुख्य रूप से, तो उसके बाद तुर्की के साथ जो है सेवराय की संधि जो की जा रही है, सेवर्स की संधि की जा रही है, इसमें खलीफा का अपमान कर दिया गया, है ना। अपमान का मतलब ये था कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। और तुर्की को जिन क्षेत्रों को देने की बात की गई थी, वो क्षेत्र भी मुख्य रूप से तुर्की को नहीं दिए गए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस ट्रीटी ऑफ सेवर्स हो रही है, उस ट्रीटी ऑफ सेवर्स में तुर्की का अपमान किया गया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, और जो क्षेत्र उसको देने के वादा किया गया था वो क्षेत्र भी तुर्की को नहीं दिया गया, है ना। घरेलू परिस्थितियां, खलीफा मुसलमानों के धार्मिक नेता थे, इसलिए भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। खलीफा के पद को समाप्त किया गया तो तुर्की के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया, और कहा गया कि खलीफा की पुनः स्थिति को, जो खलीफा की पुरानी स्थिति थी, उसके पद को बनाए रखने की मांग की।
इसीलिए उन्होंने तुर्की में एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जा रहा है। इसी के बाद जो है, क्योंकि खलीफा केवल तुर्की के मुसलमानों का नेता नहीं था, खलीफा जो है पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जा रहा है, लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी उससे। तो भारत में भी मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने भी भारत में इस आंदोलन का समर्थन किया और आंदोलन शुरू किया, है ना। इसी बीच जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संयोग हुआ, दोनों के बीच राजनीतिक समझौते, है ना। 1900, अगर आप 1916 का लखनऊ अधिवेशन देखेंगे तो लखनऊ अधिवेशन में इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी, है ना। तो यहाँ जब मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन किया तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जो है गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और उसका साथ दिया, है ना। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण तुर्की से था। तुर्की में जो है खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, तो वहाँ ब्रिटेन के खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू हुआ और उसी क्रम में जो है भारत में शुरू हो रहा है ना। खिलाफत आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थीं? मुसलमानों के पवित्र स्थानों तुर्की के सुल्तान खलीफा का नियंत्रण बना रहे, ये खलीफा की पोस्ट को बना के रखा जाए, है ना। दूसरा मामला ये था कि खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। जजीरतुल अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। तो ये खिलाफत आंदोलनों की कुछ मांगें थीं, है ना। उद्देश्य क्या थे? खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार कर तुर्की का विभाजन रोकना। ब्रिटिश जो है तुर्की का विभाजन करना चाहते थे और वहाँ के जो मुसलमान समुदाय के लोग थे वो ऐसा नहीं चाह रहे थे, है ना। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किए करना, यह खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। खलीफा के सम्मान, सर्वोच्चता, शक्ति को पुनर्स्थापना करना। हमने कहा कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने और ये खलीफा के पद को समाप्त करने को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, तो वो खलीफा के पद को पुनर्बहाली चाह रहे थे कि इस पद को जो है पुनः बना रखा जाए। ये इस मूवमेंट के जो है उद्देश्य थे, पर्पस थे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति, भारत में मौलाना अब्दुल कलाम, है ना, आज़ाद, मौलाना कबूल अलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और अन्य नेता, है ना। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया भारत में। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखिएगा कि नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य यही था कि कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन में सहयोग मिले, गांधी के माध्यम से मिले, इसीलिए गांधी को जो है इस सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया जा रहा है। खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। क्या उद्देश्य था? कि खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दबाव बनाना था और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना था। खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बनाना था। यह इस अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्देश्य था। खिलाफत आंदोलन की विफलता के कारण क्या रहे? कि आंदोलन का धीरे धीरे कमजोर पड़ जाना। तुर्की में चल रहा आंदोलन मुख्य रूप से मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कही जा रही है। तो जब तुर्की में इस तरह की बातें होने लगी तो खिलाफत का मुद्दा ही समाप्त हो गया। इसीलिए मुख्य रूप से जब तुर्की में आंदोलन समाप्त हुआ तो ये भारत में भी इस आंदोलन की प्रगति जो है कमजोर होती चली गई, है ना। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में आधुनिक सुधार को लागू करना चाहते थे। तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में आधुनिक सुधार करने की बात की गई तो फिर खिलाफत का मुद्दा समाप्त हो गया मुख्य रूप से, है ना। तुर्की में खिलाफत आंदोलन का अंत 1924 में हो गया, इसीलिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया था। अच्छा, भारत में आप ध्यान रखिएगा, अली बंधु दो भाई थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई हैं, शौकत अली, जिन्होंने मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किया था। बाकी और भी लोग शामिल थे। असहयोग आंदोलन की वापसी के कारण आंदोलन बड़ा झटका लगा और बाद में जब 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को
समाप्त कर दिया गया तो फिर खिलाफत आंदोलन भारत में पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। ये खिलाफत आंदोलन की विफलता के कारण है। इसके परिणाम क्या हुए और योगदान क्या रहा? राष्ट्रीय आंदोलन के जनाधार का विस्तार किया। खिलाफत आंदोलन और जब असहयोग आंदोलन जब साथ साथ चल रहा था तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन की बैठक हो रही है या असहयोग आंदोलन की बैठक हो रही है। आंदोलन का जनाधार जो है व्यापक हुआ। लोगों में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के प्रति जो है राजनीतिक जागरूकता आदि चीज़ों का विकास हमको नजर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मर्ज किया तो इसका बहुत सारे नेताओं ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, है ना, बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया। और खासकर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का विरोध किया था, एनी बेसठ ने विरोध किया और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति से उन्होंने जो है त्यागपत्र भी दे दिया था। तो मामला ये नहीं था कि कांग्रेस ने जो है गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस में क्यों शामिल किया। इसका गांधी का जो पर्पज था, उद्देश्य था, वो था कि हिंदू और मुसलमानों को एक करना था। हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाने का मंच जो है इस समय उपलब्ध हो रहा था। इसी बात का गांधी ने फायदा उठाया और खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मर्ज कर दिया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, वास्तव में हुआ, ऐसा हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का वर्गीय और सामाजिक विस्तार हुआ, जन आंदोलन बढ़ा। धार्मिक मुद्दे के राजनीतिकरण से आगे चलकर सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई। ये इस आंदोलन का नकारात्मक पक्ष हमको नजर आ रहा है ना, क्योंकि गांधी ने जिस हिंदू और मुस्लिम एकता का जो सपना देखा था, उस सपने का इस आंदोलन के माध्यम से थोड़ा सा दुरुपयोग हो जाता है। इसी वजह से सांप्रदायिकता का विकास होता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ मुस्लिम सांप्रदायिक नेताओं को ऐसा लग रहा था कि गांधी या कांग्रेस उनके आगे हर बार जो है इसी तरीके से झुक जाएगी, उनका साथ देगी। इसीलिए सांप्रदायिकता का जो बढ़ावा उनको मिला, ये इस आंदोलन का आधार था मुख्य रूप से। चलिए, जो भी है, अब हम लोग थोड़ा असहयोग आंदोलन की बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, 1 अगस्त 1920। देखिए, जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को प्रारंभ करने की बात की गई थी, तो उसी दिन जो है तिलक की डेथ हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती इसी दिन को। तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो आंदोलन को कुछ समय के लिए थोड़ा, जैसे सुबह उनकी डेथ हुई थी, दोपहर के 12 बजे तक जो है इनका कार्यक्रम टाल दिया गया था। लेकिन ये आंदोलन जो है 1 अगस्त दोपहर के बाद शुरू किया गया। तो डेट आप ध्यान रखिए कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इसी समय बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब इस आंदोलन के कारण और इनसे प्रभाव परिणाम ये सारे हमको पढ़ने हैं, समझते हैं। असहयोग आंदोलन के कुछ कारणों को अगर हम देखें कि ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे, तो देखिए, असहयोग आंदोलन का कारण है कि एक तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन, तो गांधी को इस समय मौका दिख रहा था कि इस आंदोलन के माध्यम से अगर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए भारत में, तो हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित की जा सकती है। तो खिलाफत आंदोलन भी प्रेरणा का स्रोत बना रहा है असहयोग आंदोलन का। दूसरा बड़ा कारण इसका असहयोग आंदोलन का ये बना कि रॉलेट एक्ट के दौरान, रॉलेट एक्ट के दौरान जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। तो ये हत्याकांड भी कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए उत्तरदायी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से उपजी निराशा, क्योंकि इस युद्ध के दौरान बहुत सी सारी चीज़ें इस तैयारी हुई थी कि जैसे महंगाई बढ़ गई थी, बहुत सारे लोग भारत से गांधी जी के द्वारा भेजे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी।
तो इस प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के लोगों को निराश कर दिया था और यहाँ जो है कई सारी समस्याओं को बढ़ावा दिया। इसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है आंदोलन की बात की जा रही है ना। दूसरी बात ये थी कि रॉलेट एक्ट से पहले जो चेम्सफोर्ड सुधार आए, तो चेम्सफोर्ड सुधारों से निराशा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, तो इससे भी भारत में निराशा आई थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस आंदोलन के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस चेम्सफोर्ड में, ये मार्च 1919 में आया था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं कही गई जिससे भारत के लोगों का कुछ भला हो सके, भारतीयों का कुछ भला हो सके। तो इससे एक निराशा प्राप्त हुई थी। तो ये एक कारण है कुछ जो हमको असहयोग आंदोलन के कारणों के तौर पर नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन को पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, तो ये कारण उत्तरदायी थे, है ना, ये कारण है। अब इस आंदोलन के बारे में कुछ और बातें ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, है ना, ये कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हो रहा है ना। इसी नागपुर अधिवेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है शुरू करने की अनुमति दी गई थी, या इसको परमिशन दिया गया था, अनुमति दिया गया था, है ना। CR दास के माध्यम से इसका समर्थन किया गया। ये CR दास वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरू करने के मुद्दे को खारिज कर दिया था। तो यहाँ फिर उसको अनुमति दी जा रही है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ध्यान रखेंगे जिसमें असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। क्लियर है। तिलक की मृत्यु का मामला ध्यान रखिएगा। अब हम इस आंदोलन के कुछ कार्यक्रमों की बात करते हैं। इसमें कुछ कार्यक्रम क्या थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियां, है ना, और प्रशस्ति पत्रों का त्याग करना इस आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल था। सरकारी शिक्षा का विरोध करते हुए सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, है ना। तो विदेशी शिक्षा उपाधियां, प्रशस्ति पत्र आदि का विरोध करना और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना इसके कार्यक्रमों में शामिल था। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना, है ना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बहिष्कार करना, सरकारी एवं अर्ध सरकारी उत्सवों आदि का बहिष्कार करना, आवश्यकता पड़ने पर सविनय अवज्ञा का प्रयोग करते हुए कर अदा न करना। टैक्स न देने का बात भी इस आंदोलन में की जा रही है कि अगर हमको कर अदा न करना पड़े तो कर न अदा करने का आंदोलन भी मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में शामिल था, है ना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी न्याय व्यवस्था का बहिष्कार, है ना, उपाधियां एवं प्रशस्ति पत्रों का बहिष्कार आदि बातें जो है इस आंदोलन के कार्यक्रमों का हिस्सा थीं। अब रचनात्मक कार्य भी हैं कुछ, जैसे, है ना, स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, है ना, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी न्याय व्यवस्था आदि वस्तुएं, स्वदेशी वस्तुओं, विद्यालयों, संस्थाओं को बढ़ावा देना, चरखा, खादी, कताई, बुनाई आदि को बढ़ावा देना। गांधी ने जो है इस मुद्दे में चरखा को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया। चरखा चलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो तो कम से कम अपने लिए कोई एक कपड़ा भी बनाए चरखा चला करके। तो चरखे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस आंदोलन में, है ना। स्थानीय विवादों को निपटारे हेतु पंचायती अदालतों की स्थापना। हमने कहा कि ब्रिटिश की न्याय व्यवस्था का जब विरोध हो रहा है तो उसके स्थान पर पंचायती अदालतों की स्थापना की जा रही है। और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, ये इसके रचनात्मक कार्यों में शामिल था। ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। इसके अलावा ये भी शामिल थे क्योंकि कुछ चीज़ों को जब रिप्लेस किया जाएगा तो उनके स्थान पर कुछ आना चाहिए। जैसे ब्रिटिश स्कूलों के महाविद्यालयों का विरोध हो रहा है तो उनके स्थान पर राष्ट्रीय आधुनिक शिक्षा की बात भी की जा रही है। असहयोग आंदोलन के परिणाम और उपलब्धियां क्या रहीं? राष्ट्रीय आंदोलन का क्षेत्रीय एवं वर्गीय विस्तार हुआ।
क्षेत्रीय का मतलब है कि ग्रामीण और दूसरे क्षेत्रों में भी कर अदायगी जैसे आंदोलन चलते नजर आ रहे हैं, वो इसका हिस्सा थे। देश का प्रत्येक नागरिक संघर्ष के लिए तैयार हुआ। मुट्ठी भर लोगों के संगठन के आरोप से कांग्रेस की मुक्ति मिली। ये जो लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का प्रोत्साहन करती है, उनका संरक्षण करती है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डफरिन ने स्टेटमेंट दिया था, लॉर्ड डफरिन, कि कांग्रेस केवल मुट्ठी भर लोगों का समर्थन करती है। इस बात को यहाँ खारिज कर दिया गया कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा है तो संपूर्ण देश में इसका प्रसार प्रसार हो रहा है, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये जो मुट्ठी भर वाली बात लॉर्ड डफरिन ने की थी, इस बात को खारिज कर दिया गया, है ना। विदेशी शासन का भय आम जनमानस से समाप्त हुआ। ब्रिटिश से जो है भारत के लोग, आम नागरिक डरते थे। तो जब उनके सामने आंदोलन में भाग ले रहे हैं, आंदोलन में चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो उनके अंदर से ब्रिटिश का भय समाप्त हो रहा है। भविष्य में आंदोलन करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। असहयोग आंदोलन एक निर्णायक संघर्ष सिद्ध हुआ, बिल्कुल सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा लिया, मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसका कारण ये था कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से हिस्सा बन गया था इसका। जनता की दमन सहने और संघर्ष करने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ, यह भी इस आंदोलन के माध्यम से हुआ, है ना। प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं की प्रतिक्रिया। लाला लाजपत राय ने कहा कि किसी एक संस्था के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंड करना कहां तक न्याय संगत है। यह मामला यह है, देखिएगा, 1922 में गोरखपुर में घटना घट जाती जिसको चोरी केस के नाम से जानते हैं, कांड के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का मामला है, जहां कुछ किसानों के द्वारा एक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। उसी दौरान जो है कुछ पुलिस वालों ने इनको रोकने का प्रयास किया था। तो यहाँ इन किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को जो है हम लोग चोरा चोरी के नाम से जानते हैं। और जब ये घटना घटी, ये 5 फरवरी 4 से 5 फरवरी का मामला है 1922 में। और इसी घटना के बाद तुरंत 12 फरवरी को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, है ना। खारिज कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया था। जब असहयोग आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया तो उस वजह से कुछ नेता गांधी से फिर नाराज हो रहे हैं। यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। इसीलिए लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। ये किसी एक जगह पे घटना घट रही है और आपने पूरे देश से आंदोलन को वापस ले लिया, ये कहाँ तक न्याय संगत है, उनका कहना ये था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में क्या लिखा है, इंडियन स्ट्रगल ध्यान रखिएगा, सुभाष की पुस्तक है। जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। तो इसको राष्ट्रीय संकट कह दिया उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय संकट कह दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा है, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में हिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सही बात है। कन्याकुमारी किसी गांव में हिंसा, वो सेम बात है, लाला लाजपत राय इनकी बात है। एक छोटी घटना की वजह से आपने संपूर्ण आंदोलन को वापस ले लिया, ये कहाँ तक ठीक था। लेकिन स्टेटमेंट ध्यान रखिए किसने क्या कहा है, ये एक पीटी में पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय कह रहे हैं किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। मोतीलाल नेहरू ने कहा यदि कन्याकुमारी के गांव में हिंसा का पालन नहीं किया गया तो हिमालय को दंड क्यों दिया जा रहा है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने इसको राष्ट्रीय संकट कह दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे जब हम लोग देखते हैं, जब आंदोलन वापस ले लिया और इस घटना के बाद गांधी जी को जो है 6 वर्ष की सजा हुई थी, आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सजा हुई। तो उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए कुछ लोगों ने अपने तरीके से कुछ चीज़ें शुरुआत करने का प्रयास किया था। मामला ये था कि गांधी के इस निर्णय से बहुत से सारे लोग नाराज हुए हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, सुभाष हैं, CR दास हैं, काफ़ी लोग नाराज हुए थे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें गांधी वाली पद्धति से अलग हट करके
एक अलग पार्टी बनानी चाहिए और उसमें अपने अनुसार हम लोग निर्णय लेकर के काम करेंगे, क्योंकि गांधी के साथ तालमेल मिलाकर के काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गांधी अपने निर्णयों के आगे किसी की सुनते नहीं थे, है ना। इसीलिए स्वराज पार्टी का गठन किया जा रहा है जनवरी 1923 में। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनवरी 1930 का मामला है स्वराज पार्टी। फाउंडर कौन है? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास, मोतीलाल नेहरू। राजनीतिक शून्यता की स्थिति में ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते हुए परिवर्तनवादियों ने विधान परिषदों में प्रवेश की रणनीति को प्रस्तुत की। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तनवादी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विधान परिषदों में जाकर के, है ना, सड़क पे नहीं सदन में जाकर के संघर्ष करने की बात कर रहे थे ये लोग। विधान परिषदों में जाकर के हम ब्रिटिश के ऐसे कानून नियमों का विरोध करेंगे जो भारत में लोगों को प्रभावित ना कर सकें, तो सदन में जाने की बात कर रहे थे। कुछ अपरिवर्तनवादी थे, नो चेंजर्स थे, जो संसदीय कार्यों में भाग लेने के बजाय रचनात्मक कार्यों को जारी रखने की नीति पर अपना रहे थे। दो विचारधारा के लोग हैं। CR दास, मोतीलाल नेहरू जो है परिवर्तनवादियों में शामिल हैं। 1922 के गया अधिवेशन में परिवर्तनवादियों का प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद जनवरी 1923 में CR दास, है ना, अध्यक्षता में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1922 के गया अधिवेशन में इनके द्वारा परिवर्तनवादियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, बाद में इसको फेल कर दिया गया, है ना। इसी के बाद जो है ये पार्टी की स्थापना हो रही है। चुनावों में सफलता के बाद विट्ठल भाई पटेल को, ध्यान रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। ये स्वराजियों की एक बड़ी सफलता थी। 1924 में गांधी जी एवं CR दास के बीच हुए गांधी दास समझौता, ध्यान रखिए, गांधी दास पैक्ट 1924 में हो रहा है के बाद स्वराज दल को कांग्रेस का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया गया था। बहुत बढ़िया। तीसरे दशक के अंत तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर अधिवेशन की पूर्ण स्वराज घोषणा के बाद स्वराज दल का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो ये स्वराज पार्टी उद्देश्य ये था कि विधान परिषदों में शामिल होंगे और वहां जाकर के हम ब्रिटिश की कार्रवाइयों को प्रभावित करेंगे। इसको प्रारंभ में कांग्रेस के नेताओं ने वरीयता नहीं दी थी। इनको लग रहा था कि विधान परिषदों में जाकर के ये लोग जो हैं भोग विलासी हो जाएंगे, इस वजह से इसको मान्यता नहीं दी गई थी। बाद में जब गांधी और CR दास के बीच गया में बैठक हुई, उसमें उनको परमिशन दे दी गई। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने स्वराज पार्टी से संबंधित बातें की हैं। आगे हम लोग जो है कुछ और आंदोलनों की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।